उसमें जो सबसे बड़ी बात है कंसर्न वाली, वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने ये जिक्र किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट जुडिशरी में किस किस्म की इंटरफेरेंस हुई है, बल्कि उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि वो इंटरफेरेंस आज भी कंटिन्यूड है। और लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। एक जज साहब ने कहा था मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने ये कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। ये लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था, ये दर हकीकत पाकिस्तान के इंतजामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। तयन करना पड़ेगा कि हर एक इदारा अपने दायरा इख्तियार में काम करे, आइन और कानून के मुताबिक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सारों को रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इक़दामात लें, स्टेप अप और आइन और कानून की पासदारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंसाफ का निज़ाम किसी भी मुल्क की बका का ज़ामिन होता है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस पर संगीन इल्ज़ामात लगते रहते हैं। ऐसे कुछ इल्ज़ामात खुद अदलिया के अंदर से सामने आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 6 जजेस ने अदलिया में मदाखलत और दबाव डालकर असरअंदाज होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। इस खत में मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र है जिनके जरिए मुबैना तौर पर जजेस पर दबाव डाला गया। इस खत के बाद मुख्तलिफ तंजीमों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सियासी जमातों के रद्द-ए-अमल भी सामने आए। तहरीक इंसाफ की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ये कहते हैं कि जज साहिबान को दबाव में लाया गया। मदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले करवाना था। जज साहिबान की बर्दाश्त खत्म हो गई है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है। एक जज हक गोई के जुर्म में 5 साल अदालतों के धक्के खाता रहा। किसी ने उनके हक में एक लफ्ज़ तक न बोला। एक आध जज के सिवा सब ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का सोशल बॉयकॉट किए रखा। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत इस खत पर अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इजलास भी हुआ, जिसमें पैदा होने वाली सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देते हैं। यहाँ में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ये जिस तरह से जजेस पर दबाव के संगीन इल्ज़ामात सामने आए, ये आपके ख्याल में निज़ाम इंसाफ पर कितना बड़ा सवालिया निशान है? दुआ, हमारी जुडिशरी की रिप्यूट तो पहले ठीक नहीं है, आपको पता है। इनकी रैंकिंग देख लें। अभी जो हम उस दिन डोनाल्ड डू वाली वो जो हेयरिंग की बात कर रहे थे, उसमें भी हमारी अदलिया के हवाले से बात हुई। फिर बहुत सी चीज़ें नज़र भी आ रही होती हैं, बहुत फैसले। इरफान सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं, वो PTI वाले तो बात ही ये करते हैं ना कि वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके सारे केसेस खुद अपने पास लगा लेते हैं और उनको शिकवा है कि जी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, वो कहीं नीचे नहीं भिजवाते, किसी और जज को नहीं देते। तो ये चीज़ें तो सब अपनी जगह मौजूद थी। अब जब अदलिया के अंदर से इस तरह की चीज़ आए, 6 जज ये शिकवा करें और ये ख़त लिखें बाकायदा कि जी हमारे साथ ये मुदाखलत हो रही है और फैसलों पे असरअंदाज हुआ जा रहा है, तो ज़ाहिर है ये कोई इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और बड़ा अच्छा किया काजी फाइज़ ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि आज ही उन्होंने अभी डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, शायद आमिर कुछ बता सकें अगर उनके पास डिटेल्स आ गई हों, क्योंकि मेरे पास तो अभी डिटेल्स नहीं है कि उसमें गौर खौस तक है कि जी उस पर गौर किया गया, उसके मंदरजात पे मतलब किसी नतीजे पे पहुंचे हैं या इसको फर्दर आगे लेके कैसे चलना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको बिल्कुल ओपन कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ामात इतने संगीन हैं कि इन जजेस को भी फिर अकाउंटेबल बनाना चाहिए ना, कि अगर आपने इल्ज़ामात लगाए हैं तो आप इसके सबूत दें, और अगर सबूत वाकई इतने सब्सटेंशियल हैं, बहुत क्रेडिबल सबूत सामने आते हैं, तो फिर ज़ाहिर है अदलिया को भी अपनी चीज़ों को ठीक करने की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि काजी फाइज़ ईसा साहब के आने से पहले से लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं कि काजी फाइज़ ईसा जब आएंगे तो शायद अदलिया की रेपुटेशन, उसकी कारकर्दगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन अभी तक वो हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो शायद ये एक मौका हो अदलिया को खुद अपने अंदर झांकने का, अपना जायज़ा लेने का कि हाँ अगर कहीं मुदाखलत हो रही है या हमारे कुछ जजेस अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, मैं अगर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कहीं तौहीन अदालत ना लगवा दीजिएगा दुआ मुझ पर,
मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो रहा होगा सब कुछ, लेकिन चूंकि इल्जामात हैं, हम तो इल्जामात पे बात करेंगे और उसी पे बात कर सकते हैं, हम इससे आगे नहीं कर सकते। लेकिन शायद ये अदलिया के लिए भी एक मौका है कि इसको बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए इस चीज को, ताकि लोगों को पता चल सके कि अगर वाकई कोई मतलब वो तो कह रहे हैं ना कि इधर से इंतजामिया की तरफ से भी कहीं मुदाखलत हो रही है, और मुदाखलत तो मतलब ये पहली दफा नहीं है, मतलब ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कभी हुई नहीं, जी। होती रही है, हमेशा होती रही है। जैसे शौकत अली सिद्दीकी साहब का हवाला दिया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब के केसेस का हवाला दिया जाता है हमेशा, लेकिन चूंकि हमारी ओपिनियन डिवाइडेड हो जाती है, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब को चाहने वाले हैं उनको लगता है कि सारी जातियां उनके साथ हुई, जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं उनको लगता है कि सारी जातियां इमरान खान साहब के साथ हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं पे कोई बेंचमार्क बनाना पड़ेगा अदलिया को, ताकि लोगों को एटलीस्ट ये एतमाद होना शुरू हो जाए कि अगर किसी के भी खिलाफ कोई फैसला हो रहा है तो जाहिर है वो सबूत की बुनियाद पे हो रहा है, ना बाइस की बुनियाद पे हो रहा है, ना किसी मुदाखलत और इन्फ्लुएंस की बुनियाद पे हो रहा है। तो मेरे ख्याल अदलिया के लिए मौका है कि इसको अपने इमेज को बेहतर कर सके। जी नवीद साहब। खान साहब ने कहा ये पहला मौका नहीं है हमारी अदलिया में इस तरह की बार बार, इवन अभी पिछली गवर्नमेंट में देख लें, जिस तरह की पीटीआई की गवर्नमेंट में जिस तरह के सवालात उठाए गए, जिस तरह के जजेस के ऊपर, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर जो सवालात उठाए गए, और इससे पहले भी हम देख लें कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस है, अब उस केस को एक तारीख़ी गलती अभी आके हमने रियलाइज़ किया, हमारी जुडिशरी ने रियलाइज़ किया, लेकिन अगेन जो है देर आयत दुरुस्त आयत, अगर रियलाइजेशन हुआ कि जी एक गलती हुई थी, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के साथ जो उनके केसेस थे, जिस तरह से मैनिपुलेशन की गई, और फिर जो एक सबसे मज़े की चीज़ है, और जैसे खान साहब ने शौकत अली सिद्दीकी की जो मिसाल दी, तो चीज़ें हैं हमारी जुडिशरी माजी में हमारे जजेस के ऊपर ये सवालात उठाए गए, ये इल्ज़ामात लगे कि जी उन्होंने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए सियासी बसात पे जो उलट पलट होती थी उसमें वो विलिंग पॉन्स बने, और उनका जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद जो है वो सियासी गलतियों को जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश की। लेकिन एक तरफ जहाँ पे सियासी गलतियाँ जो है वो दुरुस्त की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ उसी नौइयत की सियासी गलतियाँ जो तारीख़ी गलतियां हैं वो भी की जा रही हैं। हमने देखा इमरान खान साहब के केसेस में, अभी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीज़ें आई, साइफर का केस आया, बाकी केसेस जो अपील्स आई, तो उसमें जो रिमार्क्स आते हैं, जो प्रोसीडिंग्स आती हैं, तो उससे चीज़ें सामने आ जाती हैं कि ट्रायल की सतह पे किस तरह से इसको लेके चला गया, तो सवालात उठते हैं। और अब जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस में से, टोटल स्ट्रेंथ 8 जजेस, उसमें से 6 जजेस इस तरह की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत सीरियस मामला है इसको। और फिर आप देख लें इसकी सीरियसनेस जो है उसका इदराक इस बात से भी बखूबी होता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, सब ने जो है इसमें तहकीकात की बात की है। सब ने कहा है कि इन इल्ज़ामात की जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखें, अगर हम ये कहते हैं कि हम एक मुहज़्ज़ब माशरे में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, तो एक मुहज़्ज़ब माशरे के लिए, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए आपको रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ के बगैर वो जंगल का कानून है, वो मुहज़्ज़ब माशरा नहीं रहता। और रूल ऑफ लॉ के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो उसकी ज़रूरत है। और हमारी जुडिशरी का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो 2023 का जो रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स है उसमें देख लें कि पाकिस्तान 142 मुल्कों में से 130वें नंबर पे है, और इस पूरे खित्ते में जहां पाकिस्तान वाक़या है इसमें सिर्फ हम अफगानिस्तान से ऊपर हैं। तो मेरे ख्याल में ये रैंकिंग जो है ये बहुत कुछ कह देती है हमारे निज़ाम अदल के हवाले से। जी आमिर साहब, खत से तमाम सिस्टम एक्सपोज हो गया। उमर अयूब साहब कह रहे हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं मखसूस जमात की सहूलत कारी हो रही है।
देखें जी, पहली बात तो यह है कि हम सब ने एक बट्टा रखा होता है, कोई जमात कह देता है और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह देता हूँ। उनके लिए कि जो भी मौजूद हो, हमारी जो भी राय हो, हम रख देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा, जब मैं कहता था कि ये इलेक्शन कराएंगे और वो होंगे, और वो फिर बाद में डेट भी आई, उन्होंने किया। जब वो फुल कोर्ट आज बुला चुके, अभी हम उनके एलामिये का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मेरी जो भी तजरिया होगा वो पाबंद हो जाएगा खुद ब खुद के। जब हमारे सारी फुल कोर्ट एक फैसला करेगी तो हमें उसे यकीन कर लेना चाहिए कि उसके अंदर हर तरह के वो जजेस शामिल हैं जिनके लिए पीटीआई और वो जो फौजी अदालतों में सज़ाओं का केस चल रहा है, उन्होंने कहा कि 3 जजेस और शामिल कर लें ताकि 9 रुकनी बेंच सुने। तो वो 9 रुकनी भी सारे मौजूद थे, इजाफी भी मौजूद थे जो फैसले दे चुके थे। तो हमें ये यकीन करना चाहिए कि काजी फायद ईसा ने जुर्रत का इसलिए मुजाहरा किया कि उमर अता बंदयाल साहब को रिक्वेस्ट करते रहे सारे लोग, जजेस खत लिखते रहे, वो नहीं कर सके, ऑफ द रिकॉर्ड भी इजलास ना कर सके फुल कोर्ट का। पहला तो ये उनके लिए है कि उन्होंने एक अहम खत आने पे, जिसमें 6 जजेस में ने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया, उमर अता बंदयाल पे अदम एतमाद का इजहार किया, और जस्टिस जो रिटायर हो गए, रिजाइन करके चले गए, एजाजुल एहसन पे अदम एतमाद का इजहार किया कि हम 2023 में उनके पास खत लेके गए थे। इसीलिए जो इंडेक्स बताया जा रहा है ये 22 में भी ऐसे था, 21 में भी था, तो 23 में भी था। काजी फायद ईसा के आने के बाद इंडेक्स ऊपर नीचे होगा, वो हम अगले साल में, जब अक्टूबर इनका ये साल पूरा होगा, 1 साल का हम गिनेंगे कि वो पिछली निशानियां हम लेके चल रहे हैं और कितनी जल्दी। जैसे शहबाज शरीफ के 1 साल में इंडेक्स करप्शन का पाकिस्तान का बेहतर हुआ, जो इमरान खान के 3 साल में मजीद गिरा था, नवाज शरीफ के 4-5 सालों के मौजूदगी में, जहां पे कहानी थी कि हम करप्शन के खिलाफ है और करप्शन का इंडेक्स भी बढ़ा। ठीक है जी, अब आप आ जाएं जो खत है। खत में मियां गुल औरंगजेब साहब का पहली दफा में नाम लिखा गया, साइन नहीं थे, इस दफा नाम भी नहीं है। एक जज वो हैं जो फैसले देते हैं, इमरान खान के केस को रिमांड करते हैं बार बार साइफर वाले को। जितनी जमानतें इन 6 जजेस ने, इमरान खान साहब, उनकी पार्टी और जो लोग आए, ये जो कह रहे हैं ना हम पे प्रेशर था, इनका रिकॉर्ड निकलवाएं कि फेवर किसको दी गई और किसको नहीं दी गई। अब ये काम फुल कोर्ट का है। वो जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब सीनियर मोस्ट जज हैं इस वक्त चीफ जस्टिस के बाद, उनके बारे में रेफरेंस पब्लिक है, छुपा हुआ नहीं है। उसका फैसला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 100 जजों की हमारे पास तो लिस्ट नहीं है जिनके नोटिस गए हुए हैं, जिनकी चेकिंग जारी है। वो अब ये मौजूद चीफ जस्टिस और फुल कोर्ट बताए कि हाँ हमने ये काम किया था। उमर अता बंदयाल साहब का रिकॉर्ड लाएं कि जब उनके पास खत गया था तो उन्होंने उस पे ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया। मई का खत अक्टूबर तक वो लेके बैठे रहे या नहीं लेके बैठे रहे, हमें मतलब अगस्त तक, सितंबर तक, जब तक वो थे। ये चीजें जब तक, अब सब चीजें तश तश बाम होनी चाहिए। किसको फायदा, किसको नुकसान, कौन गैंगअप हुआ, क्या वीडियो बनी, क्या नहीं बनी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी इस तरह ले लिया कि फुल कोर्ट का इजलास हो गया। तो मेरे ख्याल में बेहतरीन हो जाएगा काम कि नतारा हो जाए सब कुछ कि कौन कब प्रेशर में था और कौन किससे कैसे एडवाइस ले रहा था, कहां गैंगअप होते थे, कहां शाम की महफिलें लगती थी, कौन लोग बैठते थे, क्या फैसले लिखे हुए आते थे, क्या सुनाए जाते थे, पता लगना चाहिए। जी फैसल साहब, ये तो आमिर साहब की बात बिल्कुल सही है कि फुल कोर्ट का इजलास हो गया, इंतज़ार कर लेते हैं वहाँ जो है क्या फैसला हुआ, उसकी प्रेस रिलीज का इंतज़ार कर लेते हैं। कल मजीद इजलास होना है, मजीद कुछ तय होना है, उसका इजलास कल इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन ये जो कल जो खत सामने आया है उसके बाद कुछ बचा तो नहीं है। उसके बाद बचा क्या है? जब ये जज साहब ये कहते हैं कि मेरे बेडरूम में जो है वो कैमरा लगा हुआ था और वहाँ मेरे बेडरूम की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो फिर बचा क्या? तो जिस जज को 2 जजेस का नाम नहीं है, उनको कैमरे नहीं मिले या कुछ वो नहीं मिला, सच और झूठ वो फुल कोर्ट जो है उसका जायजा ले लेगा। इसमें जो एयाज साहब कह रहे हैं कि सबूत भी होने चाहिए, सबूत इसका सबूत क्या होगा? मतलब इस चीज़ का क्या सबूत हो सकता है? इसका तो वीडियो चाहिए लोग सबूत के तौर पे, क्या चीज़ चाहिए? बात यह है कि इतनी ये अगर इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया जजेस ने, खुदा ना खास्ता अल्लाह करे ऐसा ही हो, गलत इल्ज़ाम हो, इतना बड़ा इस मुल्क के अंदर डिज़ास्टर ना हो रहा हो कि इस मुल्क के अंदर जो है वो जजेस जो है उनको इस तरह फैसले दे रहे हो, इस तरह फैसले देने पे जो है वो मजबूर हो, तो फिर इनको बहुत सख्त सज़ा देनी चाहिए। और ये भी एक अलमिया हो गया इस मुल्क के अंदर, इस माशरे का, कि मीडिया पे बैठ के जो है वो अब ये डिबेट हो रही है कि जज को भी सज़ा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये जज जो साहब जो बात कर रहे हैं सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये हम कहाँ चले गए? समझ से बाला तर है
कि यहाँ बैठ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, पब्लिक गैदरिंग में अब ये डिबेट हो रही है कि हम जो है, ये हमारे जजेस जो है वो ये बात जो कर रहे हैं, इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, ये सच्चा है झूठा है। एक चीज़ तो तय होनी है ना, देखिए एक चीज़ तो तय होनी है, या तो इल्ज़ाम सच्चा है या इल्ज़ाम झूठा है। दोनों सूरतें जो है ना वो बहुत खतरनाक है। इल्ज़ाम सच्चा है फिर भी बहुत खतरनाक है, और इल्ज़ाम झूठा है फिर उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अब ये इसका होगा क्या? लेकिन अगर इस मामले को इधर ही छोड़ दिया जाता है मिट्टी पाव की तरह, कि जब मिट्टी पाव जो कहते हैं ना चौधरी शुजात साहब, मिट्टी पाव, तो इस पर मिट्टी पा दी गई और कुछ भी क्या कहते हैं बात आगे नहीं बढ़ी, ऐसे इजलास होते रहे, फिर 2 महीने बाद की डेट मिल गई, 6 महीने की। ये इस माशरे के साथ, इस रियासत के साथ, इस मुल्क के साथ ये बदतरीन जुल्म हो जाएगा अगर इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। जो लोगों के जज्बात है ना वो बहुत खतरनाक है। अब कोई आदमी, चलिए ये तो बड़े लोगों के मामला जाते होंगे इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट में, ये छोटे लोगों के मामला जो है सेशन जजेस में जाते हैं, उनके कमरों में, उनके घरों में भी जो है कैमरे लगे हुए होते हैं। अब तो जिसका जो भी फैसला आ रहा है वो तो उस कैमरे पे देख रहा है ना, अपने उस कैमरे के तनाजुर में सोचेगा ना, भाई इसके बेडरूम में तो कैमरा नहीं लगा हुआ था, सही, ये इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही थी, मेरे खिलाफ, मेरे हक में फैसला आ गया है, मेरे खिलाफ फैसला आ गया। ठीक है, ये तो पता नहीं कहां से कहां चीज चली गई है। ऐसी तो कोई मिसाल ही शायद दुनिया में है कि 6 जज आ गए और बोला हमारे पास तो कैमरे लगे हुए थे, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा था। ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? दोनों सूरतें जो है वो बहुत खतरनाक है। जी इलियास साहब, दुआ छोटी सी बात एक करनी है, अगर इजाजत दे दें इलियास साहब से पहले। जी आमिर साहब जी, बस एक मैं बात जहन से मेरे निकल गई। ये जो खत स्टार्ट हुआ है ना इन जजेस साहिबान का, वो शौकत अजीज सिद्दीकी के फैसले से हुआ है। ठीक, लेकिन ये सारे माशाल्लाह, मैं और तो नहीं कुछ कहूंगा, ये सब इतने अच्छे और मोअज़्ज़िज़ लोग हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी के बच्चे की शादी थी या बेटी की, बेटा या बेटी की, उनकी बरतरफी हुई तो ये तशरीफ कोई नहीं ले गया था उनमें से, जिसका फायदा ये खत में उठा रहे हैं। इलियास साहब देखिए जी, अब ये डरे भी होंगे ना भाई, डरे भी होंगे ना। अदलिया पर एक बहुत बड़ा अजीब सा ये खत के बाद उस वक्त तो निकलवाने में थे ना भाई, डराने में कहाँ थे? ये एक सवालिया निशान है। इसको इस मसले को हल करना चाहिए, इस मसले को हल करना चाहिए। इलियास साहब बोलना शुरू करते हैं, आप चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल अच्छा किया, आप बोले हो बीच में, इस पे फुल बेंच बना दिया ताकि इसमें जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि पता चले कि इल्जामात जो लगाए, ये जो रोज एक बात सुनने को मिलती थी पिछली गवर्नमेंट्स में भी, इस गवर्नमेंट में जी प्रेशर था अदालत पर, ये जो बातें सुनते थे, अब तो जज साहबान ने खुद खत लिख दिया कि जी हम पर था प्रेशर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़े अजीब सा होते हैं। आम आदमी की उम्मीद ही अदलिया की तरफ से होती है कि उसको वहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो ये जो कह रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल जो केसेस थे उनमें इस तरह हुआ है, तो इन चीज़ों को अब सामने लेके आना चाहिए। इसका मुकम्मल तौर पर, तफसीली तौर पर जायज़ा लेना चाहिए कि किसने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसको सामने लेके आना चाहिए। इसके सच क्या है, झूठ क्या है, कि किस तरह प्रेशराइज हुए, किसकी तरफ से हुए प्रेशराइज। अगर नहीं करेंगे तो ये मसला इस तरह जूँ का तू रहेगा और इस तरह ही चलता रहेगा सिस्टम। ये वो जस्टिस जो चीफ जस्टिस साहब हैं, इनको चाहिए बिल्कुल इसको देखना चाहिए। जो अब फुल बेंच बन गया है तो उसमें केस को देखना चाहिए। अब तो लाइव कवर होती है इसकी, तो लाइव होते साफ शफाफ तरीके से देखें कि किस तरह हुए उसमें। जब इनसे ये तो नहीं इल्ज़ामात के बिल्कुल मन घड़त हों या जिस तरह भी हों, तो इन पर वो देखना चाहिए, एक एक की तहकीकात करनी चाहिए कि जो हुए किस तरह हुए, किस तरह असरअंदाज हुए। वो बिल्कुल आमिर साहब ठीक कह रहे हैं कि उनके हक़ में भी हुए, इनके हक़ में भी हुए। तो वो जो जिस तरह हुए हैं केसेस, वो तो सबके सामने पता चलेगा। अब ये है कि इनका फैसला क्या करते हैं, चीफ जस्टिस साहब को देखना चाहिए फुल बेंच इस पर क्या रिपोर्ट देता है। अब ये इंतज़ार रहेगा कि ये मसला क्योंकि यहीं से ठीक होगा, वरना ये इस तरह ये निज़ाम लूला लंगड़ा चलता रहेगा। वरना रोज़ इसी तरह मसला चले जी कि फ़लाँ प्रेशर नहीं भी होगा तो ये कह देंगे जी प्रेशर है, इस तरह ये मसला ये हो गया इस तरह। अब तो जितने फ़ैसले हुए, जितनी ज़मानतें हुई, जितने केसेस आए, तो वो तो सारे मुतनाज़ा हो जाएंगे कि जी इस तरह हुआ। तो ये जो अब इल्ज़ामात हैं ये बड़े अजीब सी एक सवालिया निशान है, बड़ा अजीब सा। पूरी कौम परेशान हुई है कि ये क्या हो रहा है। बल्कि दुनिया में भर में भी पाकिस्तान का एक नाम होगा। अदलिया का पहले ही देखें
जो इंडेक्स में हमारा कहाँ आता है हमारा नाम नंबर, तो उसमें तो और ख़राबी होगी। तो यही है कि इसको इस्लाह करने का वक्त है कि इसकी इस्लाह की जाए। जो 6 बंदों जस्टिस साहबान ने लिखा है, इसकी एक मुकम्मल तफसीली तौर पर तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि बार्स की तरफ ठीक है रियाज साहब, आपको पॉइंट आ गया जी। ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मौलाना फजलुर रहमान और PTI का एहतजाज हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, और इस हवाले से ये बात वाज़ेह रहे कि हम उसी इलेक्शन का तसलसल है और हमें पिछले नताइज पर एतमाद नहीं। हम किस तरह से ज़िमनी हल्कों में कोई इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। हम 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे और इन इज्तिमाआत को हम अवामी असम्बली का नाम देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम इंतहाई अहम है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। अभी नई हुकूमत बने 1 माह भी नहीं हुआ और सियासी तहरीक का ऐलान हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस तहरीक का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि हुकूमत के इत्तेहादी रहने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने किया है। मौलाना ने बयान में कहा कि हम इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करते। 25 अप्रैल को तहरीक का आगाज़ करेंगे। इन इज्तिमात को अवामी असम्बली का नाम देते हैं। उन्होंने कहा कि JUI इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान करती है और इस सिलसिले में दीगर सियासी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं ताकि अवाम की सफ़ों को मुत्तहिद कर सकें। तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त देने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि किसी का जो राइट ऑफ असेंबली है वो नहीं छीना जा सकता। जलसे सब ने किए हैं, आप कवायद ज़वाबित और शराइत तय कर लें। नाज़रीन, अब एक तरफ PTI जलसा करने जा रही है और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी तहरीक का ऐलान किया है। तो ये सूरत हाल हुकूमत के लिए कितनी भारी पड़ सकती है? नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? मौलाना फजलुर रहमान और PTI एहतजाज की सूरत में ज़ाहिर है सड़कों पर होंगे, हुकूमत को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है गवर्नमेंट के लिए? अच्छा, दुआ सब कुछ डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट किस तरह से डिलीवर करती है। अगर तो गवर्नमेंट डिलीवर कर पाती है तो शायद जो है वो पॉलिटिकल इतना बड़ा चैलेंज ना हो, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से और ना PTI की तरफ से, ना बाकी किसी सियासी जमात की तरफ से। लेकिन डिलीवर कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या ये गवर्नमेंट डिलीवर कर पाएगी। जो आसार हैं वो ये दिखा रहे हैं कि शायद डिलीवर ना कर पाए। शायद डिलीवर क्यों ना कर पाए? देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इकोनॉमी को बेहतर बनाना है। इकोनॉमी को बेहतर बनाएंगे तो आम लोगों की ज़िंदगी के उनकी ज़िंदगियों में थोड़ी सी राहत जो है, थोड़ा सा सुकून पैदा होगा। लेकिन यहाँ पे देखा यह जा रहा है कि अभी जो हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट से हम निकल के जो नए प्रोग्राम की तरफ, IMF के प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, और ये बारहा कहा जा चुका है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से खुद भी ये कहा जा चुका है कि जी नए IMF के लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के बगैर जो है वो पाकिस्तान का चलना जो है वो मुश्किल है। क्योंकि आप देख लें कि NFC में जो सूबों को शेयर दे दिया जाता है तो उसके बाद इतने पैसे नहीं बचते कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट को चलाया जा सके। तो अब जब IMF का नया प्रोग्राम आएगा उसके साथ ऑब्वियसली शराइत भी नहीं आएंगी। मसला ये है कि यहाँ बार बार ये कहा जाता है कि जी कड़वे और कसीले और बिटर फैसले जो है वो किए जाएंगे अवाम के लिए, लेकिन वो सारी कड़वाहट, वो सारी बिटरनेस जो है ये इन्होंने अवाम के लिए ही रख छोड़ी है। अपने लिए बेटर फैसले करना तो दूर की बात, अपने फैसलों में से वो थोड़ी मिठास कम करने के जो है उसके रवादार भी नहीं है। इस वक्त 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखें, आपको इकोनॉमी को ठीक करना है जी, इससे नहीं चलेगा। मैंने पहले भी बारहा हम ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान 22-23 IMF के प्रोग्राम ले चुका है। दुनिया में इससे ज्यादा IMF के प्रोग्राम किसी मुल्क ने नहीं लिए। और अगर इतने प्रोग्राम लेने के बावजूद हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी मईशत के अंदर मसाइल हैं। उन मसाइल के लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, वो रिफॉर्म्स करने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि आप रिटेलर के ऊपर आपने टैक्स लगाना है, आपने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना है, आपने रियल एस्टेट के ऊपर। ये 3 सबसे अहम चीजें हैं जिनके ऊपर, और ये माजी में भी किया गया, कोशिश की गई, लेकिन वो कोई नहीं करने दिया जाता। क्यों? कि वो लोग जो इस वक्त रूलिंग एलीट है, ये उनके मफादात पर जरूरत पड़ेगी।
ठीक है नवीद साहब, तो वो अपने मफादात पे ज़र्ब नहीं आने देंगे। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये गवर्नमेंट इसके लिए कोई मसला नहीं होगा अगर डिलीवर कर पाएगी, और मेरे ख्याल में मेरी असेसमेंट में डिलीवर करना मुश्किल है। डिलीवर करना मुश्किल है। जी आमिर साहब, बात सीधी सी है कि ये जो 3 शोबे हम हर दफ़ा बात कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ तो टैक्सेशन करें, चाहे वो प्रॉपर्टी वाले हैं, चाहे वो ज़रई उसमें हैं या दुकानदार हैं, ये तो करना ही करना है आपको। और तय्युशात अयाशियाँ जो कंपनियों में लगी हुई हैं वो सारी ख़त्म करनी होंगी। और जो बात है ना माशी और सियासी इस्तेकाम की कि वो हमने 21-22 प्रोग्राम लिए, तो उसकी सीधी सीधी वजह है कि यहाँ हर दफ़ा मार्शल आ जाता है या पीछे से बैठ के डोरे ला रहे होते हैं। इसने किसी भी हुक्मरान को ये फैसला साजी की हुई नहीं। एक जो अकड़ा जिसने किए फैसले, टाइम भी 3 दफ़ा निकाला गया, उसका नाम है नवाज शरीफ कि भाई कुछ करने दो, कुछ काम कर लेने दो। वो शॉर्ट टर्म भी प्लान करते थे, लॉन्ग टर्म भी, लेकिन वो इसलिए नहीं हो सके कि यहाँ रजीम चेंज का शौक हो जाता है। आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान मुजाहिरे करें, जलसे करें, PTI करें, ये सबका राइट है। हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है, बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट उस इजाज़त पे जो 25 मई को इमरान खान साहब लेके आए थे 2022 में यहाँ पे धरना, और कहा था मैं रेड जोन में नहीं हूँगा, और आए थे और जलाया गया, जिसपे उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि नहीं वो शायद वैसे वो लोगों ने आंसू गैस के लिए बचाए होंगे। वो तौहीन अदालत केस का फैसला करें, लोगों को बताएं कि जी वो ठीक था गलत था, आप क्यों रोक के बैठे हुए। चीज़ों को क्लियर करती जाए अदलिया, हमारी सियासी आज़ादियों की इजाज़त देती चली जाए, अपने ऊपर लगे हुए धब्बे उतारे। सारे लोगों को पार्लियामेंट में बैठना होगा। ये नहीं हो सकता कि आपने IMF का प्रोग्राम लेना और आप कहें कि जी वो अगर माशी फैसले ठीक करेंगे। भाई माशी फैसले तो होने के लिए फिर आपको आगे 3 साल चाहिए होंगे ना, कि आप एक पहले टैक्स लगाएंगे, वो लोग देंगे, फिर दूसरों पे लगेगा, फिर वसूली होनी है, फिर कुछ होना है। लेकिन साथ साथ हम मुजाहरे करने के भी आदी हैं कि नहीं इनको टांग दो, सारे के सारे साथ ताजरों के खड़े हो जाएंगे। मेरा आपका जिसका भी भाई हो बहन हो जो कारोबार कर रहे हैं, सब कोई टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। वो सारी सियासी जमातें जो आज इक्तदार में नहीं है वो उनके साथ खड़ी हो जाएंगी। कल यही दूसरे करते थे। मसला ये है कि पार्लियामेंट में बैठ के जब तक आप, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहत हैं या माशी इस्लाहत हैं, आप ये 2 काम नहीं करेंगे, ना आपका सियासी इस्तेकाम आएगा, ना मुल्क चलेगा। हम और आप यानी आम आदमी जिसको मैं कहता हूं वो तो जलीलो खार है, उसके लिए कोई कहानी नहीं है इस मुल्क में। ये मुल्क चलाने के लिए अगर फैसले कर लें तो हम तो पहले से भुगत रहे हैं और भुगत लेंगे। जी अयाज साहब, कारोबारी तबका टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, हम तैयार हैं, और हमसे जो टैक्स लिया जाता है वो कारोबारी तबके से ज़्यादा ले लिया जाता है। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। देखिए मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते हैं बेचारे, उनका मुतालबा को गलत तो नहीं है ना। वो कहते हैं यार जब सेटअप ही बनाना था इस तरह का तो इन दोनों को दे दिया, तो मेरा क्या कसूर था। मैं भी तो उतना ही काम आया था आपके उस वक्त जितना ये लोग आए थे, बल्कि मैं तो सरबराह था उसका PDM का। तो मुझे चले इनसे ज्यादा ना देते, मुझे कुछ तो दे देते। आपने बिल्कुल फारिग कर दिया। एक बात तो तयशुदा है कि इस वक्त किसी तहरीक का मुतहम्मल ये मुल्क नहीं हो सकता, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। मुझे नहीं समझ आती कि इस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स ने ये क्यों जरूरी समझा कि चलें आपने वो ठीक है जी PTI को तो आपने तय किया हुआ था ना कि जो मर्जी हो जाए हमने नहीं आने देना। मतलब फजलुर रहमान का क्या कसूर था कि मतलब आप इतने महाज क्यों खोल रहे हैं। जमाते इस्लामी वाली ऑलरेडी नाराज हैं आपसे, वो भी पर तोलते हैं कि जी हमने भी एहतजाज करना है, कुछ और एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो ये आपको लगता है कि ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हम बार बार कह के थक गए हैं कि ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए हुजूर कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा एहसान कर दिया PTI पे, उनके साथ जो होती रही है वो कॉर्नर मीटिंग तक की इजाजत नहीं दी आपने उनको। आज आप कह रहे हैं जी हाँ जी जलसा कर लें जी, राइट है, राइट ऑफ असेंबली, किसी को रोका नहीं जा सकता बड़ी जल्दी। जैसे हम शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के हवाले से बात कर रहे हैं ना कि ये सारे जजेस खामोश बैठे हुए थे, आज उसी तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी ख्याल आ गया कि जी ये इनका राइट है, इनको मिलना चाहिए। टाइम लगता होता है ना रिएक्ट करने का। उस वक्त सारे जज ये सोच रहे होंगे कि यार शौकत अजीज सिद्दीकी गया ना, हमारी कौन सी बारी आनी है, हम तो सुकून से कर रहे हैं ना अपना काम। फिर जब इन पे आई तो उनको समझ आ गई कि नहीं यार वो शौकत अजीज सिद्दीकी बेचारा सच्चा कलप रहा था ना कि उसके साथ ये हो रहा था, तो इसका मतलब है कि हमें भी एहतजाज करना चाहिए। ये चीजें एक दिन में तो नहीं होती ना, टाइम लगता होता है। तो मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है
कि ये तहरीकों से पहले बैठ के बात कर ली जाए, उसके बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे करनी है वो अडयाला जेल में बैठा हुआ है, उससे बात किए बगैर अगर आप चाह रहे हैं कि चीजें स्टेबल हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आप स्टेबल कर पाएंगे। ठीक है जी, ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे इसी सवाल पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपके ख्याल में क्या ये कोई हुकूमत के लिए चैलेंज हो सकता है? ज़ाहिर मौलाना साहब भी सड़कों पर आने का कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इजाज़त मिल गई है। अच्छा, ये तो सब इस बात पे मुत्तफिक है ना कि गवर्नमेंट अच्छी चलेगी, तो किसी को डिबेट नहीं है कि ये कैसे आई थी गवर्नमेंट, सही तरीके से आई थी, गलत तरीके से आई थी। सबका इशू ये है कि खाने को मिल जाए, मेरे अखराजात जो है वो जो है कम हो जाए, मेरी आमदनी बढ़ जाए। ये वाहिद नुक्ता है जिस पर दुनिया का हर इंसान, से पाकिस्तान नहीं दुनिया का हर इंसान जो है इस नुक्ते की बुनियाद पर अपनी जिंदगी गुजारता है। उसको फिर बात से गलत नहीं रहती कि हुकूमत क्या है, ये तो कोई इशू नहीं है। बात ये आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये हजारों साल पुरानी दकियानूस लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि दुनिया के इस वक्त जदीद दौर के तकाजे क्या हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर पे जो है वो टैक्सेस लगा दो। वो भाई 2 साल से उस सेक्टर की ऐसी तैसी हो गई, खुद खुदा का खौफ करो यार। आप ये एक बड़ी आमदनी का, एक बड़े लोगों के रोजगार पैदा करने का ये जरिया होता है। 2 साल से वो जो है वो बंद पड़ा हुआ, ना कि आप बोले कि जो लगे हुए टैक्सेस हैं उनको भी हम खत्म कर दें कि ये आपकी सनतें खड़ी हो जाए, उस पर बात नहीं करेंगे। तो अच्छा, क्यों नई सोच नहीं है, नए दिमाग नहीं है इनके पास, नए रूट्स नहीं है, नए रास्ते तलाश नहीं कर सकते। आज की दुनिया में, आज इस दुनिया में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। एक 18 साल का बच्चा सिर्फ इस मोबाइल की बुनियाद पे, सिर्फ इस मोबाइल की बुनियाद पे जो है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है महीने के, सिर्फ उसके बाद कुछ भी नहीं है, दिमाग है और एक मोबाइल है, तीसरी कोई चीज उसके बाद नहीं। वो करोड़ों रुपए जो है वो कमा रहा है। लेकिन इस हुकूमत के पास वही पुराने रास्ते, कुछ नहीं मिलेगा, आखिर में कुछ भी नहीं करेंगे। आखिर में क्या करेंगे, ये नौकरी पेशा आदमी है, इसके टैक्सेस बढ़ा दो। ये को इसकी तो गर्दन दबी भी है ना, इसको उल्टी छुरी ज़िबा करते रहो जब तक खून का आखिरी कतरा जो है ना। वो भाई आप नए रास्ते तलाश करें, IT सेक्टर पे जाएं, RT सेक्टर पे आप काम करें, आप अपनी आमदनी में हजारों दर्जनों नहीं, डबल नहीं, हजारों गुना जो है वो इजाफा कर सकते हैं। आप इस मुल्क से 100% जो है वो बेरोजगारी, 100% बेरोजगारी का जो है ना वो खात्मा कर सकते हैं। इस मुल्क को जो आप एक तरक्की याफ्ता बना सकते हैं, बात शर्त है कि आपके पास दिमाग हो, बात शर्त है कि दौर हाजिर और ऐद हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आपके पास मंसूबे हो। लेकिन इन लोगों से आप ये तवक्का करें कि ये ऐद हाजिर के मुताबिक कुछ काम कर लेंगे तो ठीक है, दुनिया में रहने में तो कोई हर्ज नहीं है। हमारे आमिर भाई रहते हो, हम और आप भी रह लेते, क्या फर्क पड़ेगा। इलियास साहब, मैं कहा यार करोड़ों रुपए में से चंद लाख खुद भी महीने के कमा लिया कर यार, मोबाइल तो है। लेकिन JUI का जो है उन्होंने बाइकाट कर दिया इलेक्शन का बाइकाट करने से ज़िमनी में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने भी बाइकाट किया, कुछ उसका भी कुछ नहीं हुआ था। ये बस ये सूरत हाल है कि गवर्नमेंट को इस टाइम डिलीवर करना चाहिए। डिलीवर नहीं करती गवर्नमेंट पे तो गवर्नमेंट पर प्रेशर रहेगा। गवर्नमेंट अपने ये प्रेशर ज़ाहिर है 2 पार्टियाँ आ गई तो गवर्नमेंट पर प्रेशर ही प्रेशर है। ज़ाहिर है 25 से जो इज्तिमात जो शुरू होंगे पब्लिक की सतह पर और जो पूरे मुल्क में चलेंगे तो ज़ाहिर है जैसे गवर्नमेंट पर तो एक प्रेशर ही रहेगा, वही ये बयानों की हद तक प्रेशर रहेगा। और इससे इकॉनमी तो आपको देख लें वैसे भी है, जो IMF वगैरह आते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह देखते हैं, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखते हैं, वो तो है ही नहीं इस मुल्क में। तो इस तरह ही चल रहा, इलेक्शन भी हो गए, लेकिन इलेक्शन के बाद देख लें जुडिशरी का ये पॉलिटिकल सारा ये मसला चलता जा रहा है। अब अगले प्रोग्राम में जाना है, उसमें मज़ीद जो है आप देखें उनकी कड़ी शराइत लगेंगी। अभी जो प्रोग्राम ख़त्म हुआ है उसकी इतनी शराइत सख्त है, तो आगे जो शराइत होंगी वो पता नहीं क्या होंगी। जो टैक्स नेट में लाने की चीज़ें बात कर रहे हैं, टैक्स नेट में इनको चाहिए कि अपने आप को ब्रॉड बेस करें, उसको उस तरह करेंगे जब लेके आएंगे जिन लोगों को। टैक्स चोरी रोकना सबसे बड़ी बात है, जो सिस्टम में टैक्स की चोरी हो रही है उसको रोकना ज़रूरी है। इसके अलावा जो टैक्स की बेस है उसको ब्रॉड करना चाहिए। जो टैक्स नेट में नई चीज़ें आते हैं, जो प्रेशर लगाते हैं, ज़ाहिर है वो भी हड़तालें शुरू कर देते हैं और गवर्नमेंट उसकी वजह से उनके साथ कंप्रोमाइज़ करती है और प्रेशर में आ जाते हैं। इसमें सबसे बड़े ताजर हो गए, वकला हो गए, डॉक्टर्स हो गए। इसमें जो आगे आप देख लें प्रॉपर्टी पर टैक्स लगने लगा तो फैसल भाई बोल पड़े, तो जाहिर है जिन लगना चाहिए टैक्स लगना चाहिए। यही नहीं है कि सैलरीड क्लास पर टैक्स लगा दें, जो टैक्स दे रहे हैं उन पर टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया जाए। टैक्स के नेट को बढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ जब आमदनी के मौके ज़्यादा बढ़ेंगे तो उसके साथ भी फ़ायदा होता है। इससे चाहिए इंडस्ट्री को भी रिलीफ दें, ताकि जो सेगमेंट्स दे सकते हैं टैक्स उनको देना चाहिए, और जो टैक्स देंगे तो उसके साथ ही ये मुल्क चलेगा। ये इस तरह नहीं चलेगा कि पेट्रोल पर लगा के, लेवी लगा के, गैस पर लगा के, बिजली, आसान तरीके से टैक्स मत इकट्ठे करें।
टैक्स में जो अफसरान हैं जो दफ्तर में बैठे होते हैं उनको भी बाहर जाके इस पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि टैक्स ज़्यादा नेट में लेके आएँ लोगों को, और नेट में लेके आएँ ये नहीं कि एक चीज़ पर है कि आप कार्ड लेने जाते हैं उस कार्ड पर टैक्स कटता है, फिर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। इस तरह वक्त खत्म हो गया जी, आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।